हेलो बच्चों, लास्ट टाइम के वीडियो में आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ पॉलीमर्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके प्रिपरेशन के बारे में एंड कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी। सबसे पहले तो हम लोग चलते हैं एक ऐसी कैटेगरी जिसे हम लोग कहते हैं रबर। बेसिकली रबर ये इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, दैट इज़ इलास्टोमर्स। आप लोगों ने इलास्टोमर्स के बारे में क्या पढ़ा था कि सर ये ऐसे पॉलीमर्स हैं जिनके ऊपर अगर स्ट्रेचिंग फोर्स अप्लाई करें तो दे विल गेट एलोंगेट, लेंथ इनकी बढ़ जाती है एंड जैसे स्ट्रेचिंग फोर्स को हम लोग रिमूव कर देते हैं ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं, बराबर है। अब रबर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द नेचुरल रबर। हमें नेचुरल रबर की काफ़ी स्टडी करनी है। आपको पता है कि नेचुरल रबर जो होता है इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री, रबर ट्री, राइट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्री। रबर ट्री से आपको मिलता है ये लैटेक्स के फॉर्म में मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रासिया हेविलियंसिस। ब्रासिया हेविलियंसिस नाम का एक पेड़ होता है, उसके लैटेक्स से आप लोगों को रबर मिलता है। नाउ नेचुरल रबर की अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल रबर का जो मोनोमर होता है, नेचुरल रबर का मोनोमर जो होता है ये होता है आइसोप्रिन। ये होता है आइसोप्रिन। आइसोप्रिन क्या होता है केमिकली? इट इज 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन। देखिए ये क्या होता है, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3-डाइन। तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका मोनोमर क्या होगा? पहले ब्यूटाडाइन देख लीजिए, 1,3-ब्यूटाडाइन आप लोगों को बनाना है। सर ये हो गया ब्यूटेन का स्केलेटन, ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन और सेकेंड कार्बन ये या फिर ये, यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा CH3 ग्रुप। ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आइसोप्रिन। मीन्स एक सेंस में अगर देखा जाए तो सर जो नेचुरल रबर है उसे हम लोग पॉली आइसोप्रिन कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, नेचुरल रबर को हम लोग क्या कह सकते हैं? पॉली आइसोप्रिन। नाउ नेचुरल रबर की अगर बात करें तो इट इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब पॉलीमर है ऑब्वियसली। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को मिलता है 1,30,000 to 3,40,000 के आसपास। देखिए काफ़ी बड़ा है, मतलब रबर के एक मॉलिक्यूल मोल में अगर आप लोग देखें तो नियर अबाउट 2,000 से लेके 5,000 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रह सकते हैं। इतना बड़ा ये मॉलिक्यूल होता है। चलो अब इसके पॉलीमराइजेशन को समझते हैं। अगर हमें नेचुरल रबर का पॉलीमराइजेशन कैसे होता है ये क्वेश्चन पूछा है तो आप लोगों को इसका पॉलीमराइजेशन करके दिखाना पड़ेगा। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि इसका रिपीटिंग यूनिट कौन है? आइसोप्रिन। मतलब आइसोप्रिन 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 ऐसे जब ढेर सारे जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा? पॉलीआइसोप्रिन। एंड वो जो पॉलीआइसोप्रिन होगा वही क्या होगा? नेचुरल रबर होगा। देखो कैसे इसका पॉलीमराइजेशन अगर आप लोग शो करते हो तो पहले तो इसका मोनोमर ले लीजिए, दैट इज आइसोप्रिन, राइट। इसके लेंगे n मोल्स एंड इसे जब हम लोग पॉलीमराइजेशन के लिए सब्जेक्ट करेंगे, दैट इज फॉर पॉलीमराइजेशन। अब सोचिए जरा इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होगा? सर इसका पॉलीमराइजेशन होते समय इनके मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है, इसी को इसी के साथ जोड़ना है। तो ऐसा करते समय पहले तो बॉन्डिंग की तरफ ध्यान दो। कंपलसरी इनके बीच में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, राइट, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा। और जब ये दोनों साइड से अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ना चाहेगा तो इसे दोनों साइड से बॉन्ड को क्या कराना पड़ेगा? ओपन अप कराना पड़ेगा। मतलब ये बॉन्ड जब यहाँ से ओपन अप हो जाएगा, ये बॉन्ड जब यहाँ से ओपन अप हो जाएगा तो ऐसे केस में अब कार्बन की वैलेंसी का क्या होगा? इस कार्बन को देखिए तो ये एक, ये 2 हाइड्रोजन और ये, तो इसके बन गए कितने बॉन्ड? 4 बॉन्ड हो गया। इसके बारे में सोचिए 1 2 3 बॉन्ड बने, इसके बारे में सोचो 1 2 3 बॉन्ड बने, तो यहाँ पर क्या डेवलप हो जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब ये जो यूनिट है ये पॉलीमराइज होगा और ये पॉलीमराइज होने के बाद जो मिलेगा आप लोगों को प्रोडक्ट, इसे आप लोग क्या कहेंगे? नेचुरल रबर कहेंगे, राइट। तो नेचुरल रबर किस तरीके से पॉलीमराइज होके बन सकता है ये हम लोगों ने अभी समझने की कोशिश की है। अगर आप लोग इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज़ है तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये तो डेफिनेटली इलास्टोमर है, तो ये कैसा होगा? इलास्टिक होगा, राइट। नेचुरल रबर जो होता है इट इज़ समवट सॉफ्टर होता है,
ये सॉफ्ट होता है एंड अगेन इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो होती है लो। इट हैज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू कैरी लोड। नेचुरल रबर थोड़ा सा जो होता है वो वीक होता है, जिसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा लोड को बियर नहीं कर सकता। एंड मज़े की बात तो ये है कि ये जो पॉलीमर आपके सामने आता है नेचुरल रबर, जिस नेचुरल रबर में आप लोगों को अरेंजमेंट मिलता है सिस टाइप का। मतलब क्या? आप लोगों ने अल्किन में सिस एंड ट्रांस कभी पढ़ा होगा, बराबर है? सिस एंड ट्रांस पढ़ा था। तो इसमें सारे के सारे जो ग्रुप आपको मिलते हैं वो मिलते हैं सिस मैनर में अरेंज। तो सिस मैनर में कैसे अरेंज मिलते हैं, जरा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये यूनिट, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर मैंने इसे यहाँ लगा दिया तो ये CH3 है, यहाँ पर क्या आएगा? CH2 आएगा और ये इस साइड से चेन क्या हो गई? चालू हो गई। नाउ इफ अगर मैंने यहाँ पर दूसरे कार्बन को रखा और CH2 को यहाँ पर रख दिया तो देन आफ्टर यहाँ पर कौन प्रेजेंट आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है। अब ये CH2 किसके साथ जुड़ेगा? दूसरे CH2 के साथ जुड़ेगा, बराबर है? ये CH2 दूसरे CH2 के साथ जुड़ेगा तो दूसरा CH2 ये जुड़ गया। देन CH2 किसके साथ जुड़ा हुआ है? कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को रखिए और ये कार्बन किसके साथ जुड़ा हुआ है? CH3 के साथ। फिर इसके बीच में आएगा डबल बॉन्ड। फिर ये देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है हाइड्रोजन, यहाँ पर प्रेजेंट है CH2 और ये पॉलीमराइज कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ये जो अरेंजमेंट आपको मिलता है जिगजैग मैनर में, ये जिगजैग मैनर में आ रहा है। और ये जिगजैग मैनर में आते समय हम लोगों ने इसे ऐसा करके लिखा, थोड़ा सा नीचे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको सिस अरेंजमेंट समझने में आसानी होती है। देखिए ये दोनों के दोनों जो CH2 है ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में आगे। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, इसे हम पलट कर भी लिख सकते थे। ये दोनों जो CH2 है यहाँ पर भी अगर लिखते तब भी ये कहाँ आता है? सिस साइड में, मतलब सेम साइड में आता। तो इसीलिए ये सिस पॉलीआइसोप्रीन भी कहलाएगा। क्यों पॉलीआइसोप्रीन कहलाएगा? क्योंकि इसका जो मोनोमर है, ये मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन है। और आइसोप्रीन का जो पॉलीमर बनेगा वो क्या बन के आ जाएगा? पॉलीआइसोप्रीन बन के आ जाएगा। है ये है नेचुरल रबर की कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये नेचुरल रबर की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कराने की एक मेथड है। नेचुरल रबर जो होता है वो सॉफ्ट होता है, एज अ रिजल्ट इट इज़ मैकेनिकली वीक। अगर ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और ऐसे केस में हम लोग ज़्यादा उसका अप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स गुडईयर। इन्होंने एक मेथड इन्वेंट की और उस मेथड का नाम है वल्केनाइजेशन। अब ये वल्केनाइजेशन होता क्या है? तो वल्केनाइजेशन इज नथिंग बट द देखिए क्या हम लोग जैसे डिफाइन कर रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रॉस लिंक नेटवर्क, द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉस लिंक नेटवर्क इन इलास्टोमर इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन। जनरली वल्केनाइजेशन से हमें फ़ायदा क्या होता है? तो जो नेचुरल रबर की बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ है, मेनली उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग कह सकते हैं, राइट? टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसके अलावा स्टिफनेस, और भी कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कि हार्डनेस हम लोग इम्प्रूव करा सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है, इलास्टिसिटी है, इन प्रॉपर्टी में इम्प्रूवमेंट आता है। मीन्स वी कैन से दैट कि नेचुरल रबर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसे इम्प्रूव कराने के लिए हम लोग उसमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऐड कर देंगे, क्रॉस लिंक ऐड कर देंगे, जिसके कारण उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाएगी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्केनाइजेशन। नाउ जनरली जो सल्फर वल्केनाइजेशन होता है, सल्फर वल्केनाइजेशन इज वेरी कॉमनली हम लोग क्या यूज़ करते हैं? सल्फर। एंड जब आप लोग सल्फर
नियर अबाउट 40% के आसपास लेते हो, 40 to 45% सल्फर जब आप लोग लेते हो और उसे नेचुरल रबर के अंदर मिक्स करते हो, तो नेचुरल रबर बाद में जो आपको मिलता है मीन्स वल्केनाइजेशन की प्रोसेस के बाद उस रबर को आप लोग कहते हो एबोनाइट। एंड ये जो एबोनाइट होता है इसका कॉमन इस्तेमाल आप लोगों ने देखा है, तो साइकिल के हैंडल्स के ऊपर जो रबर के पैकिंग लगी है, गाड़ी के हैंडल्स के ऊपर लगी है, इवन हमारी घर में बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है जहाँ पर रबर के हैंडल्स होते हैं, रबर की पैकिंग होती है। तो ये हार्ड रबर है एबोनाइट, हम लोग इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। लेकिन सर वल्केनाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, सल्फर कैसे ऐड होता है, कैसे क्रॉस लिंक बनती है, देखते हैं कैसे बनती है क्रॉस लिंक इसके अंदर। अगर हम लोग नेचुरल रबर के पॉलीमेरिक फॉर्म को देखें तो नेचुरल रबर का जो पॉलीमेरिक फॉर्म था इसे हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था, देखिए याद है, यह है नेचुरल रबर का पॉलीमर। और इसे जब आप लोग हीट करते हो विथ सल्फर, तो जो नेचुरल रबर की जो लेयर्स है, एक लेयर दूसरी लेयर, इसके अंदर सल्फर का क्रॉस लिंक आ जाता है। कैसे आ जाता है, सपोज करिए मैं दूसरी लेयर भी आप लोगों के सामने रखता हूँ, इससे काफ़ी इजीली आप लोग वल्केनाइजेशन को ग्रास्प कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक चेन जा रही है नेचुरल रबर की और ये दूसरी चेन, एंड इसे हम लोग हीट करते हैं विथ सल्फर। इसे जब आप लोग हीट करते हो विथ सल्फर, तो सल्फर इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है, और सल्फर जब इसके अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बन के आता है जरा देखो। ये जो सल्फर है ये डबली बॉन्ड के ऊपर ऐड हो जाता है, सल्फर यहाँ पर ऐड हो सकता है एंड सल्फर यहाँ पर भी ऐड हो सकता है। ये जो लिंकेज होती है इस लिंकेज को आप लोग डाइसल्फाइड लिंकेज कहते हो। यहाँ पर सल्फर 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 ऐसे ढेर सारे सल्फर के एटम्स ऐड होंगे। एंड यहाँ पर भी देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन गया, ये पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। ये जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपके सामने आया, इस स्ट्रक्चर को आप लोग कह सकते हो वल्केनाइज्ड रबर। इट इज कॉल्ड एज व्हाट, वल्केनाइज्ड रबर। एंड ये ऐसा रबर है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्टिफनेस काफ़ी अच्छा होता है, हार्डनेस अच्छा होता है एज कम्पेयर टू द नेचुरल रबर। इवन नेचुरल रबर जो होता है वो ब्रिटल होता है, लो टेम्परेचर पे हार्ड हो जाता है और टूट जाता है। लेकिन ये जो वल्केनाइज रबर होता है ये ऐसा नहीं होता, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी हमें रबर की ज़रूरत पड़ती है हम लोग आजकल वल्केनाइज रबर का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द सिंथेटिक पॉलीमर्स। कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द पॉलीथीन। पॉलीथीन, इसका जो मोनोमर होता है वो होता है इथिन, इसे कॉमनली पॉलीइथिलीन भी कहते हैं, राइट। एंड ये जो पॉलीइथिन होता है ये होता है दो टाइप का। इसमें से पहला जो पॉलीथीन होता है इसे हम लोग कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। इट इज कॉल्ड एज लो डेंसिटी पॉलीथीन, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं LDP। इनफैक्ट कई सारे बुक में ये LDPE भी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। LDP और LDPE का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। नाउ लो डेंसिटी पॉलीइथिन की अगर हम लोग बात करें तो हमें एक चीज़ तो पता चली गई कि इसकी प्रिपरेशन में जो मोनोमर लगने वाला है वो मोनोमर कैसा लगेगा, इथिन लगेगा। एंड इसके नेचर के बारे में अगर हम लोग देखें, इसके नेचर मतलब स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग सोचें तो ये होता है ब्रांच पॉलीमर। ये कैसा होता है, ब्रांच पॉलीमर होता है। एंड इसे हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो जो इथिन है, इस इथिन का जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 350 टू 570 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। एंड यहाँ पर प्रेशर अगर देखें तो प्रेशर होता है 1000 से लेके 2000 एटमॉस्फेयर का, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर प्रेजेंट है। एंड इट इज़ कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड एज इनिशिएटर। यहाँ पर कैटालिस्ट की अगर बात करें तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पेरोक्साइड। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते जाएंगे। कैसे जुड़ते जाएंगे जरा सोचिए, क्या ये ऐसा जुड़ते हुए जाएगा, ऐसी ढेर सारी चेन बढ़ती जाएगी, राइट। एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं जो
प्रोसेस होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो ये फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करता है। तो वहाँ पर एक स्टेप हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन की भी आ जाती है, जिसके कारण वहाँ पर ब्रांचिंग बनना पॉसिबल होता है। एंड इसे अगर रिप्रेजेंट कराना है, हमें पता है कि अब इसका रिपीटिंग यूनिट ये है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करा सकते कुछ ऐसे। ये हो गया पॉलीथीन, हो गया, दिस इज पॉलीथीन। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज को अगर आप लोग समझने की कोशिश करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, इट इज वेरी एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल, बट काफ़ी टफ होता है, एकदम इजीली नहीं टूटता, काफ़ी टफ भी होता है। एंड इट इज़ इनर्ट, केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब क्या, कि बहुत सारे केमिकल जो है जैसे एसिड एंड अल्कली, ये उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता, राइट, ये उनके साथ कोई रिएक्शन नहीं देता। इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर आप लोग देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है नियर अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस। जनरली ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है, ये कैसा होता है, सॉफ्टर होता है। नाउ इसके यूजेस के बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। इसकी जो फिल्म्स होती है, मतलब शीट होती है, दैट फिल्म्स आर जनरली यूज फॉर द पैकेजिंग मटेरियल। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जब प्रोडक्ट्स हम लोग खरीदते हैं तो वो पॉलीथीन के पैक में होता है, राइट, कई सारे कपड़े, इवन कई सारे डिवाइसेस, मोबाइल के कवर्स वगैरह, बराबर है। तो ये पैकिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है। इसके अलावा इसका बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन होता है इंसुलेशन का। हमारे घर में जो केबल्स हैं उसमें कंडक्टिंग मटेरियल कॉपर वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक का कोटिंग लगा है, ऐसे हम लोग कहते हैं। वो जो प्लास्टिक है वो कौन सा प्लास्टिक होता है, LDP होता है। इसके अलावा जो सबमराइन पाइपलाइंस है या सबमराइन के भी केबल्स हैं, उसके इंसुलेशन में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन छोटे मोटे जो पाइप्स हैं, छोटे मोटे यूज़ के पाइप्स, मतलब जो सॉफ्ट वाले पाइप्स हैं, ये सॉफ्ट वाले पाइप्स भी हम लोग इसके द्वारा बना सकते हैं। एंड जो स्क्वीज बॉटल्स होती है, दैट इज स्क्वीज बॉटल्स, है ना, ये मार्केट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं छोटे बच्चों के जूसेस वगैरह रखने के लिए। तो ये जो स्क्वीज बॉटल्स होती है, इनका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और जो डेकोरेटिव आर्टिकल होते हैं प्लास्टिक्स के, वो डेकोरेटिव आर्टिकल इस लो डेंसिटी पॉलीइथीन से बनते हैं। इसमें दूसरा जो टाइप होता है पॉलीइथीन का, वो होता है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एंड जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HDP से, या फिर HDPE से भी इसे रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नाउ इसका अगर मोनोमर देखें तो इसका जो मोनोमर है वो ऑब्वियसली क्या है, इथीन ही है। इसका मोनोमर अभी भी क्या है, इथीन ही है। लेकिन इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरली ये अलग होता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये पता चलता है कि इट इज इसेंशियली अ लीनियर पॉलीमर। ये कैसा होता है, लीनियर पॉलीमर होता है। एंड सर इसके प्रिपरेशन के लिए रिएक्शन कौन सी यूज करेंगे, तो यही रिएक्शन तो यूज करेंगे, बराबर है, क्योंकि इथीन का पॉलीमराइजेशन करने से आपको पॉलीथीन बनता है। तो इन दैट केस आप लोग जरा सोचिए, यही पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन फर्क क्या होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। यहाँ 570 केल्विन तक हम लोग चले गए थे, लेकिन यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये होता है 333 केल्विन से लेके 343 केल्विन। एंड प्रेशर काफ़ी कम होता है, 6 to 7 atm का। यहाँ पर भी आप लोगों को ऐसा ही पॉलीमर मिलेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब हम लोग इसे कहेंगे HDP, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, LDP कह सकते हैं। हाँ, यहाँ पर एक कैटालिस्ट का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो कैटालिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं उस कैटालिस्ट का नाम होता है ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट। इट इज़ वेरी स्पेशल नेम, ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट। एंड ये जो ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट होता है ये क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ अ ट्राई-इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई-इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम क्लोराइड, प्लस टिटेनियम क्लोराइड। ये जो मिक्सचर होता है, इस मिक्सचर को आप लोग कहते हो ज़िग्लर-नट्टा कैटालिस्ट। देखिए इसका फॉर्मूला अगर बनाना है तो ट्राई-इथाइल, तो C2H5, ये कितना टाइम है, 3 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम क्लोराइड, ऐसा होता है।
नाउ HDP जब बनता है तो HDP बनते समय उसके मैकेनिज्म को जब स्टडी किया गया तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि उसमें टिटेनियम क्लोराइड के साथ पहले कॉम्प्लेक्स बनता है, इसीलिए ये जो HDP होता है इसे कोऑर्डिनेशन पॉलीमर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीमर। एंड HDP के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसे हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन भी कर सकते हैं। नाउ अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो LDP से थोड़ी इम्प्रूव होती है। देखो ये सॉफ्ट तो ये भी होता है, सॉफ्ट तो ये भी होता है, बट इट इज लेस सॉफ्ट एज कंपेयर टू लेस सॉफ्टर एज कंपेयर टू LDP, राइट। इसके अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की तरफ ध्यान दें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होता है, 140 to 150 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें स्टिफनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, मोर स्टिफर, इट इज मोर स्टिफर दैन LDP and it is more resistant, that is more inert, it is more inert than LDP। ये LDP से बहुत ज़्यादा केमिकली क्या शो करता है? रेजिस्टेंस शो करता है। इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा हार्डर है, इसके कंपैरिजन में उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, उसके कंपैरिजन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। तो सर HDP का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे? तो HDP का जो इस्तेमाल है HDP का जो यूज़ है ये हम लोग ऐसे डिवाइस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, बकेट्स। देखिए ऑर्डिनरी पैकिंग का जो प्लास्टिक है वो अलग क्वालिटी का होता है, बकेट बनाने के लिए जो प्लास्टिक यूज़ किया वो थोड़ा सा हार्डर होता है। इवन प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती हैं, हार्ड बॉटल्स, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इवन एग्रीकल्चरल पाइप्स ये हम लोग HDP से बना सकते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन से बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टॉयज़, राइट। आप लोग LDP से टॉयज़ नहीं बना सकते, लेकिन HDP से टॉयज़ बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कैसा होता है? हार्डर होता है एज कंपेयर टू LDP। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉलीमर की तरफ, जिसका नाम होता है टेफ्लॉन। ये जो टेफ्लॉन होता है इसे PTFE के नाम से भी एब्रिविएट किया जाता है। सर टेफ्लॉन मतलब है क्या? समझते हैं। टेफ्लॉन का जो मोनोमर होता है ये मोनोमर होता है कुछ ऐसा, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, राइट, टेट्राफ्लोरोइथिलीन, या फिर आप लोग टेट्राफ्लोरोइथिन भी कह सकते हो। सर इथिन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाँ, लेकिन टेट्राफ्लोरोइथिन में हाइड्रोजन की जगह पे कौन रहेगा? फ्लोरीन रहेगा। देखिए टेट्राफ्लोरोइथिन। नाउ इसका जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करेंगे तो क्या बनेगा नाम? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसलिए इसे PTFE के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टेफ्लॉन बनाने की जो प्रोसेस है उसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? तो आपके पास जो मोनोमर है ये मोनोमर है, एंड इसे जब हम लोग पॉलीमराइजेशन के लिए भेजते हैं तो इसका पॉलीमराइजेशन कैरी आउट किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड, या फिर हम लोग एल्यूमिनियम सल्फेट या एल्यूमिनियम फॉस्फेट या एल्यूमिनियम पर सल्फेट ऐसे कंपाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो इसका पॉलीमराइजेशन ठीक वैसे ही होगा जैसे इथिन का हुआ था। तो इसका पॉलीमराइजेशन जब होगा तो इसके जो यूनिट्स हैं ये यूनिट, ढेर सारे यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर CF2 को जोड़ना है, इस साइड में भी जुड़ता जाएगा। सर मतलब ऐसी चेन कंटिन्यूस बढ़ती जाएगी? हाँ, जब कंटिन्यूस चेन बढ़ती जाएगी तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा, एंड आपके सामने ऐसा पॉलीमर बन के आएगा जिसे कॉमनली हम लोग नाम देते हैं टेफ्लॉन। ठीक है, ये है टेफ्लॉन। नाउ टेफ्लॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो टेफ्लॉन की प्रॉपर्टीज को देखें तो इट हैज़ वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, काफ़ी मजबूत होता है ये, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। इट इज़ स्टीफर, काफ़ी ज़्यादा स्टीफ होता है, मतलब टूटता नहीं है जल्दी, एंड इट इज़ केमिकली वेरी इनर्ट। एसिड्स, अल्कलीज, ये टेफ्लॉन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि टेफ्लॉन में क्या प्रेजेंट है? कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड।
एंड कार्बन एंड फ्लोरीन बॉन्ड जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसके कारण इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती है। ये नॉन करोजिव है, एसिड और अल्कलीज इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एंड देयरफॉर इसका इस्तेमाल अगर हम लोग देखें तो इसका जनरली इस्तेमाल किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर्स। नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घर में आजकल नॉन स्टिक पैन वगैरह होता है, कढ़ाई होती है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो शाइन करती है। वो जो कोटिंग होती है, ये कोटिंग होती है टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, राइट। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल सील्स। इंजन के अंदर कई सारे पार्ट्स, मेटालिक पार्ट्स आपस में जुड़े होते हैं, तो उसके बीच में एक रबर लाइक शीट होती है, फिल्म होती है, वो होती है टेफ्लॉन की, दैट इज कॉल्ड एज ऑयल सील्स। देन टेफ्लॉन के बाद हम लोग दूसरे पॉलीमर की तरफ चलते हैं, जिसका नाम हम लोग दे सकते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसे एब्रिविएट किया जाता है एज अ PAN। नाउ ये जो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है, इसका एक और नाम दिया जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्लॉन। इसे हम लोग ऑर्लॉन भी कहते हैं। अब ये कैसे बनता है, तो पहले इसका मोनोमर क्या होता है ये समझ लो। इसका जो मोनोमर होता है वो होता है विनाइल साइनाइड, और जो विनाइल साइनाइड है इसे हम लोग विनाइल साइनाइड के अलावा एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड एज एक्रिलोनाइट्राइल। इसीलिए पॉलीमर का नाम क्या आ गया, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल आ गया। अब विनाइल साइनाइड कैसे दिखता होगा, तो सोचिए तो सर विनाइल ग्रुप मतलब क्या, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे हम लोग कहते हैं विनाइल, यहाँ पर लगा दो साइनाइड, ये हो गया एक्रिलोनाइट्राइल, ये मोनोमर बन के तैयार है। अब इसके पॉलीमराइजेशन को देखिए, इसका पॉलीमराइजेशन अगर आप लोग कैरी आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है इथीन के साथ। इसे भी कंपेयर किया हमने, इसे भी कंपेयर कर सकते हैं। एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या आया हुआ है, साइनाइड। इसे जब पॉलीमराइज करने के लिए भेजेंगे हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, एंड इनिशिएटर यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पेरोक्साइड, तो इसका पॉलीमराइजेशन जब होगा तो सर इसके ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे, हाँ, तो ये बॉन्ड ओपन अप हो जाएंगे, दोनों साइड से चेन को क्या करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आपके सामने जो स्ट्रक्चर आएगा, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आएगा, ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आएगा। ये है PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। नाउ पॉली एक्रिलोनाइट्राइल के यूजेस को अगर देखें तो इट इज जनरली यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल, सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल। एंड सब्स्टिट्यूट ऑफ वूल के कारण हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैंकेट्स बनाने के लिए, राइट। हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं शॉल्स बनाने के लिए। इसके अलावा जो विंटर में हम लोग यूज़ करते हैं गर्म कपड़े, राइट, इनर्स वगैरह यूज़ करते हैं, राइट, वो बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड इवन स्वेटर्स बनाने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। देन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्लास की तरफ, दैट इज पॉलीअमाइड पॉलीमर्स। इन्हें हम लोग पॉलीअमाइड फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं। सर पॉलीअमाइड फाइबर्स मतलब क्या, ये ऐसे फाइबर्स होते हैं जिसके अंदर जो लिंकेज होती है, मतलब बॉन्डिंग, ये होती है अमाइड टाइप की, और जो अमाइड लिंकेज होती है ये अमाइड लिंकेज ऐसे होती है। दिस इज कॉल्ड एज अमाइड लिंकेज। तो अमाइड लिंकेज के कारण पॉलीमराइजेशन होता है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं पॉलीअमाइड फाइबर्स। एंड इस कैटेगरी में हम लोग दो फाइबर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें से पहला जो होता है इसे हम लोग कहते हैं नायलॉन 66। नायलॉन 66 नहीं पढ़ना इसे, यह है नायलॉन 66। ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक रीज़न है। तो इसे प्रिपेयर करने के लिए जो मोनोमर्स लगते हैं, यहाँ पर दो मोनोमर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसमें से एक जो होता है उसका नाम होता है हेक्सामिथिलिन, हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। अब इसका फॉर्मूला देखो, ये डायअमाइन है, तो यहाँ पर एक NH2 है और CH2 ग्रुप कितने हैं, 6, तो ये है हेक्सामिथिलिन डायअमाइन। एंड इसमें दूसरा जो मोनोमर यूज होता है वो होता है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का IUPAC नाम होता है हेक्सेन डाइओइक एसिड, और हेक्सेन डाइओइक एसिड जो होगा ये तो ऐसा होगा, राइट। इसमें कितने कार्बन है, तो 6 है। इसमें कितने कार्बन है, तो 6 है, इसलिए इसका नाम रखा गया नायलॉन 66।
नाउ ये जो नायलॉन 66 है इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई कि इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर, राइट। लीनियर कंडेंसेशन पॉलीमर का ये एग्जाम्पल है जिसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप लोग चेक करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास जो आता है ये आता है 12,000 से लेके 50,000 के रेंज में। इस रेंज में इसका मॉलिक्यूलर मास होता है एंड इसका यूजेस भी हम लोग पढ़ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण इसका एक स्पेशल यूज़ होता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि जो नायलॉन के धागे होते हैं दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जब हम लोग उसे पानी से वॉश करने की कोशिश करते हैं तो वो वाटर को एब्जॉर्ब ही नहीं करते एंड देयरफॉर वी कैन से कि दे विल ड्राई वेरी क्विकली, राइट। इसके यूजेस में जो ब्रश के ब्रिसल्स होते हैं, ब्रश ब्रिसल्स, टूथब्रश के लिए जो ब्रिसल्स यूज़ होते हैं ये नायलॉन 66 के बने होते हैं। इसके अलावा इनका इस्तेमाल फैब्रिक्स के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। नायलॉन के कुछ फैब्रिक्स होते हैं, नायलॉन के धागों के कुछ कपड़े बनाए जाते हैं, इसके लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इवन जो फिशिंग नेट्स है, मछली पकड़ने वाली जाली, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। एक और दूसरा पॉलीमर है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग रोप्स बनाने के लिए भी कर सकते हैं। नायलॉन के बड़े बड़े हेवी रोप्स बनाए जा सकते हैं। अब देखो इसका प्रिपरेशन होता कैसे है। इसके लिए आपको कितने मोनोमर्स की ज़रूरत पड़ी? 2, दैट इज हेक्सामिथिलीन डायअमाइन एज वेल एज एडिपिक एसिड। तो इसे अगर हम लोग देखे हैं तो एडिपिक एसिड क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? देखिए ये हो गया एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डायअमाइन की अगर बात करें तो NH2CH2/6 NH2 ये है हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। इसमें पहली वाली जो स्टेप होती है इसे आप लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन? क्योंकि ये देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिडिक कंपाउंड है और ये बेसिक कंपाउंड है। एसिड मतलब हाइड्रोजन देने वाला और बेस मतलब हाइड्रोजन लेने वाला। तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। इसमें पहली स्टेप में हमें मिलता है सॉल्ट। अब कैसे सॉल्ट मिलेगा? तो सर एसिड अपना हाइड्रोजन देगा और बेस उस हाइड्रोजन को लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये हो जाएगा O निगेटिव, राइट। फिर यहाँ पर क्या है? CO, यहाँ पर प्रेजेंट है CH2/4 एडिपिक एसिड है ये है COO निगेटिव बन जाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया तो ये हो जाएगा NH3। नाइट्रोजन का चौथा बॉन्ड बनते ही इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए चौथा बॉन्ड बन गया, यह है CH2/6 एंड ये हो जाएगा NH3। ये जो प्रोडक्ट आपके सामने आया इस प्रोडक्ट को आप लोग कहते हो नायलॉन सॉल्ट। इसे हम लोग कहते हैं नायलॉन सॉल्ट। अब ये जो नायलॉन सॉल्ट है इसको हम लोग जब प्रेशराइज करके इसके फिलामेंट्स बनाते हैं तो नायलॉन के धागे बनते हैं। लेकिन कैसे? जब धागे बनते हैं तो इट लूजेस वाटर, ये वाटर लूज करेगा। आपको पता है कि सर एसिड एंड बेस अगर आते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर निकलता है, तो हमने सॉल्ट तो लिखा है, अब वाटर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? ये OH यहाँ से हाइड्रोजन। तो यहाँ पे लिंकेज के बारे में सोचिए, ये हम लोग बाद में लिख लेंगे, पहले लिंकेज के बारे में सोचो। ये हो गया OH निकल गया, राइट। और यहाँ से कौन चला गया? हाइड्रोजन। तो सर यहाँ पर तो ये लिंकेज बनेगी, ठीक है। अब इसे कंप्लीट करिए। इसके साइड में देखिए CH2 कितना है? 6 टाइम। यहाँ पर क्या बचेगा? NH बचेगा क्योंकि वो भी तो किसी एसिडिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएगा। इस साइड में देखिए यहाँ पर CH2 कितने टाइम्स प्रेजेंट है? 4 टाइम्स। यहाँ पर क्या है? CO एंड इस साइड में कुछ बचेगा क्या? नहीं बचेगा क्योंकि ये OH कहीं ना कहीं बिजी होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया इस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या नाम देंगे? नायलॉन 66। इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है नायलॉन 66। स्टूडेंट्स नायलॉन के बारे में एक और हिस्टोरिकल चीज़ याद रखिए। नायलॉन ये जो नाम है ये 2 सिटीज़ के नाम को कंबाइन करके आया है क्योंकि एक ही टाइम पे ये दोनों जगह पे डिस्कवर किए गए थे, न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यूयॉर्क से लिया NY एंड लंदन से लिया है LON। नाउ नायलॉन का एक और पॉलीमर हमें पढ़ना है, दैट इज कॉल्ड एज नायलॉन 6। नायलॉन 6 इसे बनाने के लिए हमें जिस मोनोमर की ज़रूरत पड़ती है उस मोनोमर का नाम होता है एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। इसे हम लोग कहते हैं कैप्रोलैक्टम। एप्सिलॉन अल्फा बीटा गामा डेल्टा के बाद आने वाला एप्सिलॉन, राइट। एंड
इस एप्सिलॉन में अगर हम लोग देखें, सॉरी एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम में अगर हम लोग देखें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं 6, इसीलिए इसका नाम रखा गया नाइलॉन 6। नाउ ये जो लैक्टम है, लैक्टम का मतलब होता है साइक्लिक अमाइड। देखिए ये होता कैसे है, अगर हम लोग इस साइक्लिक अमाइड को देखें तो इसमें ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं CH2, देन अगेन CH2, देन अगेन CH2। देखिए टोटल कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन पे ये साइक्लिक अमाइड प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम। नाउ इसे जब आप लोग हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इसका जो रिंग है ये ओपन अप हो जाता है, इसका रिंग क्या है ओपन अप हो जाता है, और रिंग ओपन होते समय ये यहाँ से टूट जाता है। सोचिए जरा, जब ये यहाँ से टूटेगा तो सर NH का बॉन्ड ओपन है, ये है NH का बॉन्ड ओपन। इसके बाद आपके पास क्या है CH2, कितने टाइम्स है 5 टाइम्स, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स। देन इसके बाद यहाँ पर क्या बचा है CO, और इसका भी बॉन्ड ओपन अप हो गया। तो ये जो पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर आपके सामने आया है इसे हम लोग कहते हैं नाइलॉन 6, राइट, इसे हम लोग क्या कहते हैं नाइलॉन 6। नाउ नाइलॉन की प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होती है, नाइलॉन 6 हो या फिर नाइलॉन 6 हो। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई है कि ये काफ़ी कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नायलॉन के जो धागे होते हैं दे एब्जॉर्ब वेरी गुड कलर, एंड हेंस वी कैन से दैट कि नायलॉन के धागे अलग अलग अच्छे कलर में आते हैं। नाउ इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है नायलॉन 6 की, ये नायलॉन 6 के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है, एंड देयरफॉर इसका इस्तेमाल किया जाता है मेनली इन द प्रिपरेशन ऑफ द टायर कॉर्ड्स। टायर कॉर्ड्स, टायर के अंदर बड़े बड़े धागे के समान स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फाइबर्स के बने होते हैं, दैट इज ऑफ द नायलॉन 6। इसके अलावा इनका इस्तेमाल फैब्रिक्स के लिए तो होता ही है, एंड एक कॉमन यूज क्या है, तो इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द रोप। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं पॉलिस्टर के तरफ, जिसे पॉलीस्टर हम लोग कहते हैं, एंड इसमें आप लोग पढ़ने वाले हो अबाउट द टेरिलिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्रॉन। सर पॉलीस्टर का मतलब क्या होता है, तो पॉलीस्टर का मतलब होता है ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर जो लिंकेज होती है वो होती है ईस्टर लिंकेज। एंड ईस्टर लिंकेज को जरा देखिए तो क्या ईस्टर लिंकेज ऐसा होगा, हाँ। नाउ टेरिलिन इस फैमिली का काफ़ी कॉमन मेंबर होता है जिसे हम लोग डेक्रॉन भी कहते हैं। तो उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें मोनोमर्स कौन कौन से लगते हैं, तो उसे प्रिपेयर करने के लिए आपको एक जो मोनोमर लगता है दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल लगता है। इथिलीन ग्लाइकॉल ऐसा कंपाउंड होता है, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड दूसरा जो मोनोमर आपको लगता है, ये मोनोमर लगता है टेरिथैलिक एसिड। टेरिथैलिक एसिड, और टेरिथैलिक एसिड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है रिंग और ये COOH। तो सर बेसिकली ये थैलिक एसिड ही है, हाँ, लेकिन पैरा पोजीशन पे इसलिए टेरिथैलिक एसिड इसका हिस्टोरिकल नाम होता है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन कैसे कैरी आउट करेंगे, तो देखिए अगर आप लोग इथिलीन ग्लाइकॉल लेते हो तो इथिलीन ग्लाइकॉल को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करा सकता हूँ, है ये इथिलीन ग्लाइकॉल। एंड टेरिथैलिक एसिड ये कंपाउंड है, यह है टेरिथैलिक एसिड। इसके भी N मोल्स ले लेता हूँ। ये जो रिएक्शन होती है इट इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटालिस्ट। यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला आप लोग दे सकते हो SbO3। ये कैटालिस्ट होता है। अब स्टरीफिकेशन जब होगा, राइट, स्टर है तो सर ऑब्वियसली स्टरीफिकेशन यूज होगा, हाँ। और स्टरीफिकेशन क्या है, तो इट इज द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और ये अल्कोहल का ग्रुप है। इन दोनों के बीच में जब कंडेंसेशन होगा तो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते समय हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH जाएगा और अल्कोहल में से कौन जाएगा, ओनली हाइड्रोजन। तो ये OH अगर निकल गया तो ये हाइड्रोजन जाएगा,
ठीक है सर, इस साइड में भी तो ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल है। तो यहाँ से कौन निकल जाएगा, OH, एंड यहाँ से कौन निकल जाएगा फिर हाइड्रोजन। तो आपके पास बचा हुआ जो स्ट्रक्चर है उसे लिखिए। तो ये है सर ऑक्सीजन, यहाँ पर है CH2, यहाँ पर CH2, इस साइड में देखिए O, ये है कार्बन के साथ, और यहाँ पर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। देन इसके बाद है रिंग प्रेजेंट, ये रिंग प्रेजेंट, एंड देन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा ये वाला ग्रुप। ये स्टर लिंकेज बनाएगा किसी दूसरे इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका रिपीटिंग यूनिट हो गया, और ये हो गया पॉलीमर। दिस पॉलीमर इज नथिंग बट द टेरिलिन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डैक्रॉन। नाउ टेरिलिन एंड डैक्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजेस आप लोगों को मिलते हैं, एंड इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होती है। सबसे पहले तो अगर आप लोग प्रॉपर्टीज की तरफ ध्यान दें तो इट इज ऑब्जर्व दैट के दिस इज केमिकली रेजिस्टेंट, इसका केमिकल रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा होता है। इतना ही नहीं तो ये फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी प्रिवेंट करता है। इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये काफ़ी कम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एंड हेंस इट कैन बी ड्राइड क्विकली। एग्जाम्पल, तो साड़ी को फॉल लगाते हैं, राइट, मेरे पास तो वही एग्जाम्पल है। साड़ी को जो फॉल लगाते हैं उस फॉल को इमेजिन करिए, उसे वॉश करिए, डिप करिए पानी में और ड्राई करने के लिए रखिए, तो 15-20 मिनट में ड्राई हो जाती है, राइट। नाउ अगेन अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी थोड़ा ज़्यादा होता है, 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी काफ़ी अच्छा होता है। एंड जनरली यूजेस की तरफ अगर हम लोग ध्यान दें तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टू प्रिपेयर रिंकल फ्री मटेरियल्स, फैब्रिक्स, रिंकल फ्री फैब्रिक्स। रिंकल फ्री फैब्रिक्स मतलब कैसा, जिसके ऊपर मोड़ काफ़ी कम आती है, ऐसे कपड़े। इसके अलावा इसे हम लोग ब्लेंड करते हैं, मिक्स करते हैं। टेरिलीन को जब आप लोग ऊल के साथ ब्लेंड करते हो तो एक नया मटेरियल बन के आता है जिसे टेरी ऊल कहा जाता है। एंड टेरिलीन को जब आप लोग कॉटन के साथ ब्लेंड करते हो तो एक नया नाम बन के आएगा, दैट इज कॉल्ड एज टेरिकॉट। ये टेरिकॉट और टेरीउल, इनका इस्तेमाल हम लोग कपड़े बनाने के लिए करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ये जनरली विंटर वियर्स बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। एंड टेरिकॉट ये जनरली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फैब्रिक्स। तो ये है टेरिलीन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन।